तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है। इशियोलॉजिकल डेफिनेशन होती है कि इसका काज और रीजन क्या है, कि ये कैसे होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटिस को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो देयर में बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन काजिंग हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोसूरिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है कि अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर, ठीक है, तो वो होता है हाइपरग्लाइसीमिया। और जब ये लेवल 160 180 से क्रॉस करता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 160 टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब ये क्रॉस करता है, तो आपकी जो किडनी होती हैं वो फिर जो ग्लूकोज की एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है 160 180 से, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको फिल्टर नहीं कर पाती, वो आता है यूरिन के अंदर, उसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ठीक है, और उस ग्लूकोज को ख़त्म करने के लिए भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक होता है ग्लूकोज। तो ये है इसकी इशियोलॉजिकल डेफिनेशन। इसमें क्या है कि इसमें इंसुलिन जो है उसकी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है ब्लड के अंदर, इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। फिर जब वो हाई होता है ग्लूकोज का लेवल, तो फिर वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है, जिसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस इज ए क्रोनिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डीअरेंजमेंट इन कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट में मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर आता है, उसकी वजह से फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखें, तो ये पैरामीटर की बेस पे करते हैं, ग्लूकोज के लेवल की बेस पे इसकी डिफाइन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी फाइंडिंग एज फास्टिंग प्लाज्मा वीनस ग्लूकोज कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 7.8 मिलीमोल पर लीटर, यानी कि 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है डायबिटीज़ है। ठीक है, आर ग्रेटर देन 11.1 मिलीमोल पर लीटर, यानी कि 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आपने यानी कि स्टार्विंग सैंपल लिया है, उसके बाद उसको दिया है 75 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके 2 घंटे बाद ना आपने टेस्ट किया है, तो टेस्ट करने के बाद जो लेवल है ग्लूकोज का वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्रॉस कर गया है, तो ये जो चीज़ होगी ये क्या होगी, WHO के लिहाज से डायबिटीज मेलाइटिस होगी। ठीक है, क्लिनिकल डेफिनेशन एंड पैथोलॉजी क्या है इसकी। इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो है हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, और उसके काज क्या हैं वो भी मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ए सीरीज ऑफ हार्मोन इंड्यूस मेटाबॉलिक अबनॉर्मैलिटी हैं ये, जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और बाद का दूसरी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, दूसरे हार्मोन की वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके काज क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आइज के अंदर है वो कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, असल में होता क्या है कि ग्लूकोज की रिडक्शन होती है सार्बिटोल के अंदर, और सार्बिटोल जो है वो ऑस्मोटिक होता है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उधर जो कार्निया होगा आइस का, वो उधर जब वाटर डिपॉजिट होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सार्बिटोल की वजह से, तो वहाँ पे जो लेंस होंगे वो हार्ड हो जाएंगे, और वहाँ पे वाइट स्पॉट नजर आएगा, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है कि अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लंबे अरसे तक बढ़ती रहे। फिर किडनीज हैं, किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं। क्यों हार्ड हो जाते हैं, जब किडनी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो वाटर उधर डिपॉजिट होता है, वाटर डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, जो नेफ्रॉन्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे। ठीक है,
नेफ्रोनिक स्टीनोसिस हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे जो नेफ्रॉन्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, किडनी अपना फंक्शन करना कम कर देंगी, ठीक है, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहते हैं। हार्ट में भी क्या होता है कि हार्ट में जो है इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं कि हार्ट के जो टिश्यूज हैं वो हार्ड हो जाते हैं ग्लूकोज की अकोमोलेशन की वजह से, और हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्लड वेसल भी जो है ना वो डैमेज हो जाती हैं अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई हो। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होगी तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा तो वो आर्थरियोस्क्लेरोसिस काज करेगा, आर्थरियोस्क्लेरोसिस होगा तो वहाँ पे आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ होगा। अगर हम देखें इसके फर्दर काजेस तो इसकी टाइप्स देखें डायबिटीज़ की, ठीक है, तो इसकी जो डायबिटीज़ की टाइप्स हैं वो 4-5 हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2 करनी है डिटेल में, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। वैसे तो इसकी 6-7 टाइप्स हैं, तो आपने करनी ये पहली 2 वाली हैं। पहली है जिसमें इंसुलिन की मुकम्मल डेफिशिएंसी होती है, यानी कि जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज के वो इंसुलिन प्रोड्यूस ना होने के बराबर कर रहे हैं, या तो होती नहीं है, अगर होती भी है तो वो ना होने के बराबर होती है, तो इसमें को हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, इंसुलिन बनती नहीं है इधर। दूसरी है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये नॉन इंसुलिन, ये इसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है लेकिन इंसुलिन या तो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी या वो रेजिस्टेंट हो गई होगी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन से। तो ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, इसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस होती है लेकिन वो इतनी इफेक्टिव या इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस नहीं होती। तीसरी कंडीशन है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंट, के ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से हाई रहता है। गेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो तब फीमेल्स को ये शुगर का लेवल उनका हाई हो जाता है, तो इसको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। पांचवी है प्रीवियसली अबनॉर्मली ऑफ प्रीवियस अबनॉर्मेलिटी ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ठीक है, जो पहले से मौजूद ग्लूकोज इंटॉलरेंस है उसकी वजह से। फिर है छठी है पोटेंशियल अबनॉर्मेलिटी ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ठीक है, तो ये भी जो है ये डायबिटीज की छठी टाइप है। मैंने कहा आपने करनी जो है वो 2 हैं, टाइप 1 और टाइप 2 करनी है। तो ये दूसरे काज क्या हो सकते हैं? एक तो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा पैंक्रियाज के बीटा सेल से। दूसरे काज क्या हैं? पैंक्रियाटिक डिजीजेज हो गई हैं। पैंक्रियाटिक डिजीजेज कौन सी हैं? पैंक्रियाटाइटिस यानी कि हेपाटाइटिस की वजह से या किसी और डिजीज की वजह से पैंक्रियाज जो है उसके टिश्यू जो है वो स्वेल हो गए हैं, इसको पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, उधर वो डैमेज हो गए हैं। कार्सिनोमा को कैंसर हो गया पैंक्रियाज का, तो तब ये डिजीज हो सकती है कि वहाँ के सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं। हेमोक्रोमेटोसिस क्या होता है कि आयरन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है लिवर्स के अंदर और पैंक्रियाज के अंदर, तो इंसुलिन जो है ना बनना कम हो जाती है। एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल क्या है? एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली में क्या होता है, जो पाइट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तीसरी है दूसरी है हार्मोनल डिजीज जिसको कसिंग सिंड्रोम कहते हैं। कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि कार्टिसोल का लेवल लंबे अरसे तक बढ़ा रहता है, यानी कि इंक्रीज रहता है। तीसरा जो हार्मोनल काज है वो क्रोमोसाइटोमा है। इसमें क्या होता है कि रेयर ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टिश्यू बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा बनते हैं जिसकी वजह से फैट जो बेली के अंदर ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं। और इसके बाद ये अगर है तो ये मोस्टली केसेस में ये जो आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम पढ़ी थी उसमें भी ये काज करती हैं।
ठीक है। इसके अलावा सर्टन मेडी अगर कार्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं तो वो भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जिसको टाइप जुवेनाइल क्यों कहते हैं कि बचपन से ही ये शुरू हो जाती है। जो टाइप 2 है वो 35 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है। नॉन इंसुलिन डिपेंडिंग डायबिटीज मेलाइटस ये मेच्योरिटी की एज के ऊपर आती है। ठीक है, अराउंड 35 की एज के बाद आती है। ठीक है। तो अगर टाइप 1 को देखें, इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पेशेंट फॉर होम बिकॉज दे आर प्रोन टू डेवलप कीटो एसिडोसिस इंसुलिन थेरेपी इज एसेंशियल। इसमें क्या होता है, टाइप 1 में इंसुलिन तो बन नहीं रही, तो जो ग्लूकोज है वो एसिटाइल को में जब कन्वर्ट होता है तो वो एसिटाइल को ये जो है वो कीटोन बॉडीज बनाती हैं। कीटोन बॉडीज मैंने बताया था आपको 3 तरह की होती हैं। एसिटोएस्टिक एसिड है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है, और जो तीसरी है वो एसीटोन है। ये जो कीटोन बॉडीज हैं ये बनती हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्मेल है वो भी फ्रूटी हो जाती है, और यूरिन भी जो है वो स्मेल देता है, एसिडिक स्मेल देता है, फ्रूटी स्मेल देता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो देना ज़रूरी हो जाता है। द ऑनसेट इज मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ये बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो जीन होता है HLA, वो जो टिश्यू बनाता है DR3 एंड DR4, वो जो है वो सही नहीं बनते, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती। It has been suggested that many cases follow a viral infection। इसके बाद जब ये टिश्यू इंसुलिन नहीं बना रहे होते, यानी कि अब नॉर्मल टिश्यू बनते हैं, तो ये जो वायरल इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन जो है बीटा सेल्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो टाइप 1 जनरेट हो जाती है उधर। टाइप 2 में क्या है, ये मोस्टली जेनेटिक होती है, यानी कि मोस्टली केसेस में ये पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती है। ठीक है। इसमें होता क्या है, इज द कॉमनेस्ट वैरायटी, क्योंकि 90% जो केसेस होते हैं डायबिटीज के वो टाइप 2 के होते हैं। ठीक है। वो और ये भी आगे 2 तरह की होती है डायबिटीज, एक ओबेस डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, और दूसरी नॉन ओबेस, यानी कि मोटे बंदों के अंदर भी होती है। मोस्टली ये मोटे बंदों के ही अंदर होती है, और सम टाइम ये नॉन ओबेस के अंदर भी मौजूद होती है। पेशेंट्स आर मच लेस लाइकली टू डेवलप कीटो एसिडोसिस। इसमें कीटोन बॉडीज नहीं बनती, लाइक एस्टोएस्टिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड एसीटोन। And although insulin may sometimes be needed, it is a non essential for survival। ठीक है। इसमें हमें इंजेक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम एक्सरसाइज करके ग्लूकोज का लेवल कम कर सकते हैं। ऑनसेट इज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ। ठीक है, ये 35 ईयर्स की एज के बाद आती है। इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ओबेस एंड नॉन ओबेस डिवाइड। Type 2. A variety of inherited disorder may be responsible for the syndrome, either by reducing insulin secretion or by causing relative insulin deficiency despite high plasma hormonal level। ठीक है। बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंट टू इट्स एक्शन, बिकॉज ऑफ पोस्ट रिसेप्टर डिफेक्ट। से कई तरह से टाइप 2 के जो काज होते हैं वो कई तरह से हो जाती हैं। एक तो इंसुलिन कम हो सकती है, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकती है, तीसरा ये जो रिसेप्टर है वो काम नहीं कर रहे होते। तो ये आपने बड़ी एहतियात से करने हैं डिफरेंसेस बिटवीन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 टाइप। तो टाइप 1 में अगर देखें एज के लिहाज से ऑनसेट क्या है, यूजुअली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड और पबर्टी सिम्टम्स डेवलप रैपिडली। इसमें बड़ी तेजी से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, मसलन कीटोन बॉडीज बहुत तेजी से राइज करते हैं, जबकि इसमें ये 35 ईयर्स के बाद आती है और ग्रेजुअली डेवलप होती है। ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिजीज ऑनसेट, फ्रीक्वेंटली अंडर न्यूरिश्ड बच्चे रह जाते हैं। ओबेसिटी यूजली प्रेजेंट, इसमें मोटापा बहुत ज़्यादा होता है। ये 10% यानी कि 9 लाख लोगों के अंदर मौजूद है। ठीक है, टाइप 1 10% लोगों के लिए, और ये 10 मिलियन यानी कि 90% ऑफ डायग्नोस्ड डायबिटीज़ के अंदर मौजूद होता है।
जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन क्या है, ये मॉडरेट है, यानी कि बहुत कम आगे जाती है, और ये जो है ये बहुत तेजी से आगे ऑफस्प्रिंग्स में जाती है। डिफेक्ट्स आर डेफिशिएंसी, बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉय, एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट कंबाइंड विद इनएबिलिटी ऑफ बीटा सेल टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन। इसमें इंसुलिन या तो रेजिस्टेंट हो रही है या कम क्वांटिटी में बन रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कीटोसिस इसमें मोस्ट कॉमन है, 3 तरह की कीटोन बॉडीज बनती है, इसमें रेयरली बनती है। टाइप 2 में तब कीटोन बॉडीज बनेगी जब वो जो है ना इंसुलिन की बिल्कुल ही क्वांटिटी बनना कम हो जाएगी। प्लाज्मा इंसुलिन लो टू एब्सेंट, हाई अर्ली इन डिजीज, लो इन डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। पहले ज़्यादा होती है फिर कम होना शुरू हो जाती है। अक्यूट कॉम्प्लिकेशन इसमें कीटो एसिडोसिस हो जाती है, इसमें हाइपर ऑस्मोलर कोमा यानी कि वाटर जो है वो डिपॉजिट हो सकता है ब्रेन टिश्यूज के अंदर। ट्रीटमेंट विद ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, ये अनरिस्पॉन्सिव होती है क्योंकि इसमें तो इंसुलिन बन ही नहीं रही, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को हम ड्रग से बढ़ा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, इसमें इंसुलिन दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू या टैबलेट्स के थ्रू। इसमें डाइट आप चेंज करेंगे अपनी, ठीक है, या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स लेंगे, और इसमें इंसुलिन भी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। आगे आ जाए क्या काजेज ऑफ डायबिटीज, पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम जो है ना सरसरी की नज़र से पढ़ लेते हैं। ये मोस्टली टाइप 2 के अंदर ये काजेज हैं जो हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो लेस हो जाती है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंसुलिन इज लेस, इंसुलिन में भी इफेक्टिव रिसेप्टर आर डेफिशिएंट, ठीक है। रिड्यूस अमाउंट ऑफ आइसोलेट टिश्यूज, डिफेक्टिव प्रोडक्टिव ऑफ इंसुलिन, डिफेक्टिव कंजर्व, ये किसी का माइक आना है, काइंडली बंद कर दें। डिफेक्टिव कन्वर्जन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, डिक्रीज रिलीज इन ब्लड इन रिस्पॉन्स टू ब्लड ग्लूकोज। तो ये सारी जो है ये टाइप 2 की कैटेगरी में आती हैं। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन बाय इंसुलिनेज एंजाइम, ठीक है। डायबिटीज mellitus एसोसिएटेड विद अदर कंडीशंस इंक्लूड्स, तो इसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है जिसमें टाइप 1 में। इसकी जो काजेज है मैं पहले आपको डिटेल में करवा चुका हूँ। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस यानी कि पेंक्रियाज के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, आयरन डिपॉजिट हो गया, तब डैमेज हो गए हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये नहीं मैंने करवाया, जिसमें क्लोराइड चैनल जो है वो डिसफंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से जो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं और उसमें से इंसुलिन का बनना कम हो जाती है। रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी ड्यू टू दैट, ये जो रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी है ये किस वजह से हो सकती है, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जिसको एक्रोमेगाली कहते हैं, ग्लूकोकार्डिकाइड्स हार्मोन ज़्यादा हो जिसको कशिंग सिंड्रोम कहते हैं, या आप ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो ग्लूकोकार्डिकाइड के लेवल को बढ़ा देती हैं, वो ये काज करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रग्स चाहे थायराइड डायूरेटिक्स यानी कि जो यूरिनेशन ज़्यादा करती हैं, इसकी वजह से ये हो सकती है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ये होता है कि इंसुलिन जो आपकी है इतनी एफिशिएंट नहीं होती। इसमें अगर आपका जो वीनस ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 100 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है, ठीक है। तो ये वाली यानी कि स्टार्विंग कंडीशन में, तो फिर ये आपको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो सकती है। और जब आप ग्लूकोज की स्टैंडर्ड डोज लेते हैं 75 मिलीग्राम की, तो 2 घंटे बाद जब आप टेस्ट करते हैं तो ये 140 और 200 मिलीग्राम तक होता है, ठीक है। तो इसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, जिसमें इंसुलिन की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। ओनली इसमें जो जो थोड़े से केसेस हैं जो डायबिटीज मेलाइटिस में चेंज हो जाते हैं बाद में, जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसमें कुछ ऐसे केसेस जो है ना। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम कर चुके हैं, इसमें 10 to 16 आवर की स्टारवेशन के बाद हम ब्लड चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डोज देते हैं 75 ग्राम की, तो फिर हम देखते हैं कि
क्या इंसुलिन ये जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या कम बढ़ा है। ठीक है, solution containing 75 gram of glucose in 300 ml of water in hyperosmolar and may not be only cause nausea, occasional vomiting and diarrhea, but because of delayed absorption may affect the result of the test। कुछ लोगों के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो अब्जॉर्प्शन कम होती है ग्लूकोज की, तो उसमें जो है ना रिजल्ट इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी कुछ लोगों के अंदर वोमिटिंग और डायरियल फीलिंग भी आती हैं इस ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। ये फास्टिंग में लेवल हैं। डायबिटीज में तो जो अनलाइकली इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और डायबिटीज में क्या होता है, जो 140 में स्टार्विंग का जो लेवल है ग्लूकोज का वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। और जो 2 घंटे बाद आप स्टैंडर्ड डोज का टेस्ट करते हैं, यानी कि आपने टेस्ट कर लिया उसके बाद आपने 70 ग्राम ग्लूकोज दिया है, उसके 2 घंटे बाद आपने टेस्ट किया है तो वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया तो डायबिटीज़ है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में क्या है, तो इसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 140 तक है स्टार्विंग में तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है, और 2 घंटे के बाद ये तकरीबन 200 तक पहुँच जाता है तो ये भी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस तक चला जाता है। डायबिटीज कब नहीं होगी, अगर 100 मिलीग्राम से कम है, ठीक है, और 140 से कम है, अगर आपने स्टैंडर्ड डोज के बाद चेक किया तो ये डायबिटीज नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन है रिजल्ट की, ये नॉर्मल है। ठीक है, रिजल्ट, और ये डायबिटिक है। डायबिटिक में तो शुरू से ही आ ही रहता है ग्लूकोज की लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, अगर ग्लूकोज का लेवल 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये तब होता है जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रही हो या ओवरडोज ले लेते हैं आप इंसुलिन की। ठीक है, और इसमें जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो आप ग्लाइकोलिसिस के जो इनहिबिटर है वो यूज़ करते हैं। जो सैंपल आपने लिया उसके अंदर आप इनहिबिटर यूज़ करते हैं लाइक सोडियम फ्लोराइड वगैरह। तो इसमें अगर आप इनहिबिटर नहीं यूज़ करेंगे तो रेड ब्लड सेल कंटिन्यूसली ग्लूकोज यूटिलाइज करेंगे तो वो नॉर्मल लेवल नहीं आएगा जो होना चाहिए, तो रिजल्ट मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेवल कम हो जाता है, और इसकी वजह से आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। अगर बहुत कम हो गया, इससे भी कम हो गया तो ब्रेन डैमेज होगा और बॉडी कोमा में चली जाएगी और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है, क्योंकि जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका मेजर जो एनर्जी का सोर्स है वो ग्लूकोज है। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का सोर्स है ग्लूकोज। तो जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता वहाँ पे एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज होता है। Cerebral metabolism depends on an adequate supply of glucose from plasma, and the symptoms of hypoglycemia resemble those of cerebral hypoxia। यानी कि सेरिब्रल हाइपोक्सिया क्या होता है कि जो सेरिब्रल टिश्यू है उधर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जब होती है तो वो फिर क्या होता है कि जो न्यूरल रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। इसी तरह अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी तो तब भी ये उसी तरह के सिम्टम्स होंगे। बॉडी जो है वो डिजीनेस फैंटनेस फील कर देगी, लेथार्जी आ जाएगी इसके अंदर, और अल्टीमेटली ये कोमा में चली जाएगी। और अगर ये ट्रीट नहीं करते तो सेरिब्रल डैमेज और डेथ भी हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट डायबिटीज मेलाइटस। अब आपके क्वेश्चंस आर इनवाइटेड।